Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Feroz Shah, and we are going to start the discussion of online Sunday test of QCA 9 August 2020. So let us start. The first question in the test is that a hydrogen atom that has lost its electron is moving east in region where the magnetic field is directed from south to north. It will deflected. तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट में कि फ़र्ज़ कीजिएगा ये हम नॉर्थ कंसिडर कर लेते हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और एक हाइड्रोजन एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, वो मूव कर रहा है इसी में और मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ। तो ये हाइड्रोजन एटम है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। आप बता दीजिए कि ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, अप, डाउन, नॉर्थ या साउथ। तो याद रखिएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होता या उसके अपोजिट डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो नॉर्थ और साउथ तो बिल्कुल गलत है, या डाउन होगा या अप होगा। आसान सा रूल है कि अपने राइट हैंड को इस तरह पकड़ें, अपने 4 फिंगर को आपने चार्ज के डायरेक्शन में पकड़ना होगा, और ये बाकी फिंगर जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अब देखिएगा ये लो जनाब, चार्ज का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो थंब हमारे लिए आउटवर्ड आता है, आउटवर्ड फॉर राइटिंग बोर्ड है। जब आप यही काम पेज पर करोगे, यानी नॉर्थ, एक नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट वेस्ट, तो राइटिंग बोर्ड के लिए आउटवर्ड है, लेकिन पेपर या पेज के लिए इट इज़ अपवर्ड। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अपवर्ड। इसका आंसर होगा अपवर्ड। हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इन द टेस्ट इज़ कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। तो आप समझ गए हो कि सेकेंड क्वेश्चन में चार्ज है और मास है, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए है। हम सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 और मास की कोई ना कोई वैल्यू होती है, बट 0 डिवाइड बाय एनी वैल्यू इज़ आल्सो 0। अब ये 0 के बारे में आप फैसला करो, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है, नहीं जनाब ये तो लेस है। ग्रेटर देन प्रोटॉन है, जनाब प्रोटॉन के लिए कोई वैल्यू आएगी और ये तो लेस है। लेस देन इलेक्ट्रॉन, या इट इज़ लेस देन इलेक्ट्रॉन। इज दिस 0 इज लेस देन चार्ज टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो से इसकी वैल्यू कम आ रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब कि फ़र्ज़ करो एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक प्रोटॉन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास का सिंबल स्मॉल m और चार्ज का सिंबल स्मॉल q, और प्रोटॉन के मास का सिंबल कैपिटल M और प्रोटॉन के मास का सिंबल कैपिटल M ले लो। तो बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ कीजिएगा यहाँ एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, इसका मास कैपिटल M और इसका चार्ज कैपिटल Q है। इधर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है जिसका मास स्मॉल m और इसका चार्ज स्मॉल q, ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। वैसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है क्वेश्चन में। आपने मालूम करना है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर r है, तो बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो क्या होगा। यू हैव टू फाइंड इट। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 डिवाइड बाय
आर स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कीजिएगा, इट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल आता है के, Q1 की जगह यहाँ पर है स्मॉल q और Q2 की जगह यहाँ पर है कैपिटल Q डिवाइड बाय दिस आर स्क्वेयर। आप जानते हो कि अगर ये डिवीज़न मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो ये रेशो उल्टा हो जाएगा, लिहाजा आर स्क्वेयर डिवाइड बाय जी की जगह जी। M1 का काम स्मॉल m कर रहा है और M2 का काम कैपिटल M कर रहा है। पुट करें जनाब, तो स्मॉल m कैपिटल M, आर स्क्वेयर कैंसिल। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज KQQ डिवाइड बाई GMM। और इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R नियर ए लॉन्ग straight current carrying wire is B. The field at distance R by 2 will be. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंडक्टर है और लेट अस कंसिडर दैट इस कंडक्टर से कोई करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर और कंडक्टर इज I। इस कंडक्टर से R फासले पर, ये R डिस्टेंस पर यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है। तो आप बता दें कि इस कंडक्टर से अगर हम फासला R बाई 2 ले लें तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ B डैश कितनी होगी। आसान सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि इस केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। दैट्स वाई अगर आपने इसको हाफ कर दिया है so it will become double, and if it become double then the new magnetic field intensity is the double of old magnetic field intensity. The answer of this question is 2 times B. The answer of this question is 2B. Option C is correct. Let us explore question number 5. And question number 5 is a wire carrying current I and other wire carrying 2I in the same direction produces a magnetic field of B at the midpoint. Okay, what will be the field when 2I wire is switched off? अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करो ये एक वायर है और इधर एक और वायर है, यहाँ एक और वायर है। मज़ीद कहा जा रहा है कि अगर इससे करंट पास हो रहा हो I और इससे सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा हो 2I, तो जो सेंटर में फील्ड होता है वो B होता है। सेंटर में जो फील्ड है वो B है। बताओ कि अगर हम इसको ऑफ कर दें, हम 2I वाले वायर को ऑफ कर दें तो सेंटर में इंटेंसिटी कितनी होगी। पहले ये बताओ कि जब ये 2I ऑफ नहीं होगा तो यहाँ B कैसे बनता है। देखो ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B और ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इट विल फॉर्म 2B बिकॉज B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर ये I है तो B पैदा करेगा, अगर ये 2I है तो 2B पैदा करेगा। आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होने की वजह से ये एक B जो है ये 2B से 2 कैंसिल कर देगा और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड B रह जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो हम ये ऑफ कर दें और ये ना हो तो फिर सिर्फ B था और B रहेगा। इट मीन के 2I को ऑफ करने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड स्टिल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी B. Answer is B and option is A. Option A is correct. Question number 6. Question number 6 क्या है? If two streams of protons move parallel to each other in the same direction then they will. Question ये है कि फ़र्ज़ करो ये प्रोटॉन के बीम है, प्रोटॉन बीम इस तरफ भी जा रहा है
और प्रोटॉन का एक बीम जो है वो इस तरफ भी जा रहा है, तो बताओ कि इनके दरमियान अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ ऑरिजिन से आपको मुख्तलिफ आंसर मिलेगा, कभी कोई अट्रैक्शन मिलेगा, कभी रिपल्शन मिलेगा। ज़्यादातर लोग अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करो देन अट्रैक्शन होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करो तो अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनाएगा, और जहाँ सेंटर में कैंसलेशन हो वहाँ अट्रैक्शन पैदा होती है। जब सेंटर में कैंसलेशन हो जाए तो फिर किनारों से सेंटर की तरफ फ्लो होता है इफेक्ट का, जिसकी वजह से अट्रैक्शन पैदा होती है। तो अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करो देन द आंसर इज अट्रैक्शन, बट एक्चुअली वी कंसिडर ओनली मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज मूव इन कंडक्टिंग मटीरियल। कंडक्टिंग मटीरियल में जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वीक और मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है, लेकिन जब आइसोलेट चार्ज और फ्री चार्ज विदाउट कंडक्टिंग मटीरियल फ्लो करता है देन यू कैन नॉट इग्नोर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो चूँकि ये फ्री प्रोटॉन्स हैं लिहाजा इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़रूर कंसिडर करेंगे, और हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो बेशक मैग्नेटिक फील्ड के कैंसलेशन से अट्रैक्शन पैदा होती है, लेकिन पॉजिटिव की वजह से क्या पैदा होता है? रिपल्शन पैदा होता है। और ये बात याद रखिए दैट इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक इफेक्ट हेयर, देयरफॉर द करेक्ट आंसर on this logic is repel each other. In this case they will repel each other. अगर यही प्रोटॉन्स कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो करते, यानी फ्री फ्लो के बजाय इस तरह वायर्स में फ्लो करते, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर श्योर ये अट्रैक्शन था। लेकिन इस केस में इफ़ यू इग्नोर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू हैव टू select attraction, but you cannot ignore the electric effect because the charges are moving freely. Therefore the best answer for this question is they will repel each other. Question number 7. Question number 7 में क्या है? Question 7 है कि दो आइडेंटिकल इंडक्शन कॉइल्स हैं, दोनों का इंडक्टेंस L है, सीरीज़ में हैं और इनके वाइंडिंग एक दूसरे के अपोजिट हैं। याद रखिए जब वाइंडिंग अपोजिट हैं तो अगर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ +3 वोल्ट जनरेट करेगा तो दूसरा उसी वक्त -3 वोल्ट जनरेट करेगा। सो द नेट इंडक्शन विल बी 0 बिकॉज ऑफ वाइंडिंग्स अपोजिट। द नेट इंडक्शन विल बी 0 बिकॉज ऑफ अपोजिट वाइंडिंग। Because of opposite winding, the net effect will be 0. Question number 8. 7 में ऑप्शन दिया था है। Question 8. A uniform electric field and a uniform magnetic field are produced, point in the same direction. Electron is projected velocity v pointing in the same direction. Then what will happen? Question ये है कि फ़र्ज़ करो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, Let us consider इसी तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करें और इसी तरफ वो मूव करें, तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन के स्पीड पर या वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। आप जानते हो कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाता है तो ये इस पर अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। सो बिकॉज ऑफ अपोजिट फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इसके स्पीड में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। बिकॉज ऑफ द अपोजिट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। आप सब जानते हो बिकॉज प्राइमरी जितना ज़्यादा सेकेंडरी उतना ज़्यादा, प्राइमरी जितना कम सेकेंडरी उतना कम, वगैरह वगैरह रिलेटेड है। और दूसरी बात यह है कि स्टेप डाउन और स्टेप अप में भी डिपेंड करता है, मतलब वोल्टेज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। लिहाजा पहला इस 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर करेक्ट है फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन करेक्ट है जनाब बी।
Question number 10 in the given test, and that is, an electron is moving north in a region where the magnetic field is directed south. The magnetic force exerted on electron will be. कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जनाब, ये हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हम ले लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्वेश्चन के डेटा के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ की तरफ है। तो बताओ इसका इस पर जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा। आप देख रहे हो द एंगल हेयर इज़ 180 और फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है QVB साइन थीटा, सबको पता है। लिहाजा साइन थीटा विल बी साइन 180 और साइन 180 इज 0। सो इन दिस केस द फोर्स ऑन द चार्ज और इलेक्ट्रॉन विल बी 0। सिंपल, आप यही याद रखें कि ऑल चार्जेस मूविंग पैरेलल आर मूविंग एंटी पैरेलल टू एनी मैग्नेटिक फील्ड will offer 0 force. Next question है हमारे पास question number 11 and that is Lenz's law gives what? Lenz's law gives magnitude of the induced EMF? No. Magnitude of the induced current? No. Direction of induced current? Yes. देखो magnitude से तो इसका ताल्लुक ही नहीं, because आप जानते हो there is a mathematical form of Faraday's law but there is no mathematical form of Lenz's law. सिंपल स्टेटमेंट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है एंड दिस अपोजिशन शोज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज और द ट्रेंड इन विच इट जनरेट्स और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और द ट्रेंड इन विच इट जनरेट। सो लेंज लॉ completely related the qualitative behavior of the process, not the quantitative behavior of the process. So that's why direction of induced current is the best answer. Question number 11 में ऑप्शन सी ठीक है। 11 में आपने कहा ऑप्शन सी ठीक है। Question number 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? A very strong magnetic field is applied on stationary electron. तो इसके साथ क्या होगा? Magnetic field does not apply any force on static charges. तो अगर stationary electron पर strong magnetic field नहीं, strongest magnetic field भी apply करो, still it will remain at rest. So the electron remains stationary. Option C is correct. That is remains stationary. Question number 13, and question number 13 is two electrons are traveling with the same speed. The magnetic field is 0 at the midpoint between them. This means what? कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये तभी पॉसिबल है, देखें कि फ़र्ज़ करो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके पैरेलल जा रहा हो, तो ये जितना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा ये उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा, ऐसे। तो देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में इधर होगा और इसका सेंटर में नीचे होगा और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या रहेगा? 0। तो इट मीन कि जब दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस तरह के इनके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है। सो द ओनली चांस इज कि बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास आंसर होगा ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल लाइन इन सेम डायरेक्शन। ये हमारे पास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, बोथ इनिशियली मूविंग विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एट 90 डिग्री इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, दे एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स विच आर इनिशियली। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स पे क्वेश्चन है और मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन है QVB साइन थीटा। इस गिवन इंफॉर्मेशन में आप खुद फैसला करें। इन्होंने जो दिया है वो ये है कि दोनों के लिए एंगल सेम यानी 90 डिग्री, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम, दोनों का सेम स्पीड
और आप अच्छी तरह जानते हो कि दोनों का चार्ज की वैल्यू भी सेम, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज आल्सो सेम। सो इक्वेशन में मौजूद जितनी चीज़ें हैं उनके वैल्यू सेम हैं। इसका मतलब है कि दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो तो इक्वल होगा, फोर्स इक्वल होगा, वैल्यू में तो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के लिए इन चारों चीज़ों की वैल्यू सेम है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो अगर दोनों के लिए फोर्स पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन, दोनों के लिए फोर्स नेगेटिव तो सेम डायरेक्शन, लेकिन एक के लिए फोर्स पॉजिटिव और एक के लिए फोर्स नेगेटिव तो इट मीन अपोजिट डायरेक्शन। सो दैट्स वाई Q जो है फॉर प्रोटॉन इट इज पॉजिटिव एंड फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव, फॉर प्रोटॉन इट इज पॉजिटिव एंड फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव। So it means the sign of answer of force will be positive for proton and negative for electron. This opposite in signs shows that the force will be opposite but equal. So the correct answer in this case is equal in magnitude but opposite in direction. Option C is correct. Question number 14 में हमारे पास आंसर ठीक है जनाब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, question number 15, wait a minute please, question number 15 and question number 15 जो है, a coil having area of 2 meter square, a coil having area of 2 meter square is placed in a magnetic field which changes from 1 Weber to 4 Weber per meter square in 1 second, the induced EMF will be। question 15 में डेटा एरिया आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जो नेट आंसर है वो ये है कि इफ फ्लक्स 1 इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स 2 इज 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द टाइम टेकन इज 1 सेकेंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF। सो you know that according to Faraday's law, induced EMF is change in flux by time. Therefore change in flux, flux 2 minus flux 1, 4 minus 1 by 1, it means the answer is 3 volt. The answer of this question is 3 volt. Option B is correct. Question number 16. Question number 16, and a voltmeter essentially consists of, everyone knows that a meter में small resistance parallel और voltmeter में high resistance in series होता है। So option A. Question number 17. Question number 17. Magnetic field lines is the path traced by what? By north pole. जिस तरह के electric field lines are the path traced by positive charges, similarly magnetic field lines are the path traced by north pole. North pole act as a test magnet. So therefore option B is correct, north pole. Question number 18, which of the following may change when a charged particle enter into a non-uniform magnetic field? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, जब चार्ज पार्टिकल उसमें इंटर होता है तो ये बात याद रखें कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, और परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी स्पीड में चेंज नहीं लाता, कभी भी काइनेटिक एनर्जी वगैरह में चेंज नहीं लाता। द ओनली चेंज इट कैन कॉज इज डायरेक्शन। तो वो सारे वेक्टर्स चेंज हो सकते हैं जो चार्ज में मौजूद है, यानी मोमेंटम, वेलोसिटी, ये चेंज है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, बिकॉज परपेंडिकुलर फोर्स ओनली ब्रिंग चेंज इन डायरेक्शन। सो द ओनली change possible is direction of motion. In this case, the direction of motion will changes. 19 number question. Question number 19, and that is the magnetic flux density inside a hollow copper tube carrying current I is 0. भाई सिंपल बात याद रखिएगा, जैसा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से जानते हैं कि चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20, अ चार्ज पार्टिकल कैन बी डिसेलरेटेड बाय विच फील्ड। देखो एक्सेलरेट तो दोनों फील्ड करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इंक्रीज इन वेलोसिटी से भी पैदा होता है
और चेंज इन डायरेक्शन से भी पैदा होता है। लेकिन डिसिलरेशन के लिए स्पीड का कम होना लाजमी है, और चार्ज की स्पीड को मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं कर सकता। कम कर सकता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिसिलरेशन कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन अ चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन can be produced by both in electric and magnetic field. Therefore, the answer of this question is electric field. Question number 21. Question number 21 क्या है? A direct current carrying loop is placed parallel. याद रखिएगा, जब उन्होंने पैरेलल कहा इट मीन के नॉर्मल का एंगल 90 है। जब सरफेस पैरेलल हो तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, आपने टॉपिक में पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। ओके, द लूप वेल स्टैटिक होगा, ऑसिलेट करेगा और रोटेट करेगा, मूव अप करेगा। क्वेश्चन ये है कि फ़र्ज़ करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने एक लूप रखा है। ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। अगर हम इस लूप को करंट देंगे तो इसके साथ क्या होगा? तो टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा है कि जब लूप इस सिचुएशन में हो मैग्नेटिक फील्ड में और हम करंट देंगे तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क पैदा होता है, और मैक्सिमम टॉर्क इस लूप को क्या करेगा? रोटेट करेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट द लूप विल स्टार्ट रोटेशन। ये लूप हमारे पास रोटेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 22, एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज दैट अ वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज एक्टेड बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अगर करंट 5 एम्पेयर है देन मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी कितना होगा? आप सॉल्व कर सकते हो। F इज इक्वल टू आई एल बी। तो जनाब ये आपको 10 मिला है, ये 5 एम्पेयर मिला, ये 0.5 मीटर मिला। आप वैल्यू पुट करें। आई थिंक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4 टेस्ला। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4 टेस्ला। आपको 4 टेस्ला का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 23, and question number 23 is the ratio of ammeter resistance to voltmeter resistance. एमीटर का रेजिस्टेंस छोटा होता है, वोल्टमीटर का बड़ा होता है, तो जब इनका रेशियो लोगे तो लेस देन 1। द आंसर इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 24, एंड क्वेश्चन नंबर 24 वोल्टमीटर है। अगर उसका रेजिस्टेंस 2000 ओहम हो तो 5 वोल्ट तक मेजरमेंट कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि वो 20 वोल्ट तक मेजरमेंट करें तो बताओ कि एक्स्ट्रा कितना रेजिस्टेंस लगाना होगा? तो याद रखिएगा कि अगर 2000 ओहम है तो ये 5 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, ये इन्होंने दिया। अब ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये 20 वोल्ट तक मेजरमेंट करें तो इसके साथ एक्स्ट्रा कितना लगाना होगा? बताओ कि रेंज कितने टाइम बड़ा है? आप कहोगे सर 4 टाइम्स। रेंज 4 टाइम्स हुआ, और ये जानते हो कि द हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेंज। देयरफॉर आपने रेजिस्टेंस को भी 4 टाइम्स करना होगा। तो 2000 का 4 टाइम कितना बनता है? आप कहोगे सर 8000 ओहम। ज़्यादातर स्टूडेंट 8000 ओहम सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन से अगर होगा तो, लेकिन यहाँ भी फोकस करें कि इन्होंने नया रेजिस्टेंस नहीं मांगा बल्कि इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस में डिफरेंस मांगा है। एंड द डिफरेंस इज 8000 एंड 2000 के दरमियान जो डिफरेंस आता है दैट इज 6000 ओहम। दैट इज 6000 ओहम। हमारे पास ये है 6000 ओहम, आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25, two parallel wires each carrying current I are separated by distance R. The force per unit length on each will be. आपने मालूम करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L की वैल्यू। इसकी वैल्यू मालूम करेंगे जबकि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वायर है और इसमें करंट I है और यहाँ डिस्टेंस R है
और यहाँ पर आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ मालूम करना है एक और वायर का जिसमें करंट वही I फ्लो कर रहा है। मालूम कैसे करेंगे? आप कहोगे सर हम जानते हैं एक इक्वेशन है दैट F इज इक्वल टू ILB। लेंथ इस तरफ ले आओ तो F/L इज इक्वल टू IB। ऑप्शन देखिए, अगर IB होगा तो ठीक करें, IB नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर B की वैल्यू पुट करो I, और एम्पेयर फार्मूले के मुताबिक B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr। द करेक्ट आंसर इज म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई 2πr। और ऑप्शन कौन सा ठीक आ रहा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 26. Question number 26, and that is in case of charge Q moving through a uniform magnetic field, which two among FB and B may not be perpendicular? तो फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मे बी परपेंडिकुलर और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। इन दिस केस द आंसर इज वेलोसिटी V and intensity of magnetic field, because velocity तो हम प्रोवाइड करते हैं और हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी फेंक सकते हैं, परपेंडिकुलर भी फेंक सकते हैं और 30 डिग्री पर भी फेंक सकते हैं। सो दे आर मे बी परपेंडिकुलर, मे नॉट बी परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 27, an ideal voltmeter has infinite resistance, infinity, why? रीज़न क्या है? जनाब आइडियल बिहेवियर तब शुरू होता है जब अच्छाई मैक्सिमम पे पहुंच जाए, और वोल्टमीटर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा जितना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। देखो आइडियल मीन कि अच्छाई, पॉजिटिव पन इज़ मैक्सिमम, पॉजिटिव पन या अच्छा बिहेवियर मैक्सिमम हो जाए, इट इज़ आइडियल। एमीटर होता तो आइडियल तब होता जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता। वोल्टमीटर की अच्छाई ये है कि इसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो अच्छा है। सो फॉर आइडियल वोल्टमीटर द रेजिस्टेंस मस्ट रीच इट्स मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। उम्मीद है समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन? तो इसमें नॉन ऑफ दीज आता है बिकॉज इसमें पहला जो है टेस्ला, ये भी बी से ताल्लुक़ रखता है, और नेक्स्ट जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इस इक्वेशन से आता है फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, और तीसरा जो है न्यूटन, न्यूटन है एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इस फार्मूले से आता है बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय आई एल। सो तीनों बी के यूनिट हैं, लिहाजा इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बी का यूनिट ना हो, नॉन ऑफ दीज। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉन ऑफ दीज। Question number 29. 29 is for maximum torque plane of coil, थोड़ी देर पहले मैंने इधर डिस्कस किया था, जब प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल होता है तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, तो पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 29 में करेक्ट आंसर इज पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, देखो अभी लिखा, बी को भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। इट मीन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मैग्नेट। करंट से टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से पैदा होता है। 32, क्वेश्चन नंबर 32, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मेड 100%, द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बिकम व्हाट? 100% का मतलब है डबल करना, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी डबल तो फोर्स डबल। इट मीन द नेट आंसर इज 2F। Why? Because F is equal to ILB। अगर आप कहते हो कि इसको हमने 100% कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने इसको डबल कर दिया, और ये डबल, सो दिस विल आल्सो बिकम डबल।
क्वेश्चन नंबर 33, angle between normal of coil and magnetic field is 0. Okay, when maximum current pass the torque will be 0 because normal के साथ जब एंगल 0 डिग्री बनता है, जब नॉर्मल के साथ थीटा 0 डिग्री हो तो टार्क इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ 0 is 0, so the torque in this case will be appeared 0. Question number 34. In the given figure, what will be the direction of deflection of electron? बताओ कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी। जो फिगर आपको दिया गया है वो क्रॉस है। क्रॉस आप जानते होंगे कि ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि दैट इज कमिंग इनसाइड। डॉट्स का मतलब है आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब है इनवर्ड। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ, तो बताओ इसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होना चाहिए। देखिएगा, अपने लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। देखते हैं किस तरफ मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। राइट हैंड रूल के मुताबिक यूं इस तरह पकड़ें, ये चार्ज की तरफ करें, चार्ज की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये डिफ्लेक्शन। सो चार्ज ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो हमारे पास जो डायरेक्शन आ रहा है नॉर्थ की तरफ है। बट कीप इट इन योर माइंड, द रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव इस रूल के अपोजिट रिजल्ट शो करेगा। सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो रूल के मुताबिक इसको नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, सो ये किस तरफ जाएगा? इट विल मूव टूवर्ड्स साउथ, इट विल टर्न्स टूवर्ड्स साउथ। उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35, in a magnetic field for two conductors. I am discussing question number 35 in the test. Question number 35. इसमें कह रहे हैं कि दो कंडक्टर्स हैं एक ही मैग्नेटिक फील्ड में। अगर एक का लेंथ दूसरे के लेंथ के डबल है और दूसरे का करंट पहले के करंट के डबल है, तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? तो आप जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जिसका लेंथ डबल होगा उसका फोर्स डबल हो जाएगा, लेकिन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर जिसका लेंथ डबल होता उसी का करंट भी डबल होता तो फोर्स उसका 4 टाइम्स होता, लेकिन एक का लेंथ डबल है तो फोर्स डबल कर देगा, लेकिन दूसरे में करंट डबल हो गया तो वो फोर्स को डबल कर देगा। लिहाजा इन दिस केस पहले की वजह से F1 इज डबल्ड और दूसरे की वजह से F2 इज डबल्ड। लिहाजा F1 और F2 दोनों डबल होंगे, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F2। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। दोबारा सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग में तो आपको फिर सही समझ आ जाएगी। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 36। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेरीज एज 1/r। द करेक्ट इक्वेशन इज B इज इक्वल टू μ0 I डिवाइड बाई 2πr। तो देखें इट वेरीज एज 1/r। क्वेश्चन नंबर 37, and that is the turns ratio in secondary and primary coils of a transformer is 2:1. If 20 volt secondary is received, the primary voltage is, आपसे कहा जा रहा है Vs by Vp is equal to Ns by Np। जानते हैं आप लोग इस टर्न्स रेशो की वैल्यू दी है तो Vs by Vp is equal to हमें मिला 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी के डबल होगा। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आपको सेकेंडरी 20 मिला है तो इस 2 को इधर ले आए तो इट मीन के प्राइमरी आपका होगा 10 वोल्ट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में 10 वोल्ट ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38, हमारे पास है टू कॉइल्स इन मैग्नेटिक फील्ड आर प्लेस्ड पैरेलल इफ A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2 एंड N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन 35 के, सिर्फ वो फोर्स का है, ये टॉर्क का है। वहाँ दो कंडक्टर्स हैं, यहाँ दो कॉइल्स हैं, एक का एरिया डबल है और एक के नंबर ऑफ टर्न्स डबल हैं, लिहाजा दोनों का जो टार्क होगा टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2, लिहाजा इनका रेशो होगा 1:1। इसको इस तरफ ले आओ, द रेशो इज 1:1। 39, question number 39, the rate of change of magnetic flux through a loop is 100 Weber per second, the EMF induced 12V। तो फेराडेज लॉ का स्टेटमेंट उठाया है, इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 100 है, बताओ इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा नाम है इंड्यूस्ड EMF, लिहाजा इट इज आल्सो इक्वल टू 100 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन 40, Lenz's law is based on what? It based on law of conservation of energy. Thank you very much. Wish you all the best. Allah Hafiz.